हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस एक्सीलेंस एजुकेशन। आज जो हम बात करेंगे वो हम करेंगे जो हमारे देश में बहुत दिनों से आप एक प्रोटेस्ट देख रहे हो फार्मर्स के ऊपर। उनके ऊपर ऐसे कौन कौन से एक्ट आए जिनका इन पर क्या इफेक्ट पड़ा, हम उन सभी के ऊपर बात करेंगे। फर्स्टली हम सिर्फ रियलिटी के ऊपर बात करेंगे कि एक्चुअल में इस एक्ट्स में आया क्या है और उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्या क्या उसके नुकसान हैं। तो हम सिर्फ उनके ऊपर बात करेंगे। ये मेरा कोई भी पर्सनल ओपिनियन नहीं है। जो भी इस एक्ट में आया है आज मैं आपको वो सारा कुछ डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ। यूपीएससी एस्पायरेंट्स के लिए तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही हर देश के नागरिक को इसकी समझ होनी चाहिए कि उनके देश में टाइम टू टाइम क्या क्या अमेंडमेंट किए जा रहे हैं, क्योंकि हर कोई जो है किसानों के ऊपर डिपेंड है। अगर हम खाना भी खा रहे हैं तो हमें उस टाइम भी उस किसान को याद कर लेना चाहिए कि उन्होंने कितनी मेहनत से वो हमारे लिए उगाया है, चाहे हम उसके लिए पे कर रहे हैं। बट अगर वो काम ना करे तो आप पे करके भी नहीं खा सकते। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये वाले जो 3 बिल्स है, बहुत बड़े बड़े से नेम है, इन्हें 3 से 4 बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएंगे। ये हमारे आए हैं एक्ट्स। तो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट है हमारा फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। अब इसके नाम से ही बहुत कुछ समझ में आने वाला है, तो इसे ध्यान से पढ़ो। फर्स्टली है फार्मर्स प्रोड्यूस, फार्मर्स जो प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। अब इसमें सिर्फ फार्मर वो वाले फार्मर नहीं है जो अनाज उगाते हैं, इसमें हर तरह के फार्मर्स आएंगे। सब्जियां उगाने वाले या फिर जो एनिमल हस्बेंड्रीज करते हैं, मतलब पशुपालन करके जो है अपना पेट पालते हैं, डेयरीज आती हैं, वो सभी तरह के किसान इसमें इंक्लूड हैं। फार्मर्स प्रोड्यूस। सेकंड है ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड होता है व्यापार और वाणिज्य, मतलब बहुत बड़े स्तर पर अगर उनका व्यापार हो रहा है, वाणिज्य हो रहा है, उसके ऊपर बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन, मतलब उन्हें जो है सहूलियत प्रोवाइड की जाएगी उसको प्रमोट करने के लिए, उन्हें फैसिलिटेट करने के लिए। अगर कोई भी इस तरह का एक्ट आता है तो उसकी लैंग्वेज जो है बहुत ही इंप्रेसिव रखी जाती है ताकि उसे हर कोई इंप्रेस हो। अब एक्चुअल में इसमें है क्या और वो क्या बेनिफिट करने वाला है, तो उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले तो हम इस वीडियो में डिटेल में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ एपीएमसी क्या है, एमएसपी क्या है, तो इसे एंड तक देखना। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करना। तो क्या है, फर्स्टली जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947, तब किसानों को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। किस तरह से, अगर उन्होंने किसी भी जमींदार से कोई भी लोन लिया है तो क्या करते थे कि अगर वो उसे नहीं चुका पा रहे हैं तो आकर उनकी फसल काट कर ले जाते थे। तो इससे क्या होता था, किसान को कुछ भी नहीं मिलता था, लगातार उनका शोषण जो है बढ़ता जा रहा था। उसे कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने एक चीज निकाली थी उस टाइम पर, एपीएमसी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, जिसे हम जनरल और लोकल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं तो वो होती है एक तरह से मंडी। आपने हर डिस्ट्रिक्ट में हर उसमें सुना होगा कि मंडी बनाई जाती है। उसमें क्या डिसाइड किया गया कि कोई भी जो किसान होगा वो अपनी जो फसल है वो बाहर बेच ही नहीं सकता। फर्स्टली वो उसे कहाँ लेकर जाएगा, एपीएमसी, जो उस एरिया की मंडी होगी, एग्रीकल्चर मंडी, वहां पर लेकर जाएगा और वहां पर बेचेगा। एक्चुअली इसका जो मीनिंग है वो है बाजार समिति, लेकिन अगर हम बात करें तो हम इसे जनरली मंडी के नाम से कहते हैं। तो ये डिसाइड किया गया ताकि जो किसानों को शोषण से बचाया जा सके। अब उसमें भी कितनी प्रकार का शोषण जो है किसानों का हुआ उसके ऊपर बात करते हैं। अब इस एक्ट में क्या आया कि एपीएमसी के अलावा, मतलब एपीएमसी में तो बेचा ही जाएगा, एक कंडीशन के साथ उन्होंने एक और कंडीशन दे दी कि एपीएमसी में तो वो बेच सकते हैं, इसके अलावा वो अपनी जो फसलों को है और भी कहीं पर भी बेच सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ अपने एरिया की एपीएमसी में बेचे। अब ऐसा भी नहीं है कि वो पहले ऐसा नहीं था, पहले भी ऐसा है, लेकिन उन्होंने इस एक्ट में दोबारा दिया। आप बिहार, महाराष्ट्र की अगर बात करते हैं तो वहां पर एपीएमसी के साथ और भी प्राइवेट कंपनीज जो है चल रही हैं, जो किसानों से उनका अनाज ले लेती हैं। तो इसी तरह से उन्होंने बोला कि एपीएमसी में भी बेच सकते हो, और इसके अलावा एक फैसिलिटी प्रोवाइड करी ऑनलाइन की। आप देखोगे आजकल जो है हर चीज ऑनलाइन है, कि आप कुछ भी बेचना हो, अगर आपने घर पे छोटा सा बिजनेस भी शुरू किया है, जैसे दिवाली पे कई लोग कर लेते हैं, तो आप उसे ऑनलाइन सर्कुलेट करके किसी भी एरिया में बेच सकते हो। तो किसानों के साथ ऐसा क्यों नहीं था,
तो उन्होंने उनके लिए भी ऑनलाइन फैसिलिटी प्रोवाइड की। जैसे अगर किसी किसान के पास 100 किलो टमाटर है, तो वो अगर उस ऑनलाइन ऐप पर ये डाल देते हैं कि हमारे पास इस क्वालिटी का इतना है, और अपने ट्रांसपोर्ट पे वो कंडीशंस डिसाइड की जाएंगी कि वो अपने ट्रांसपोर्ट पर लेकर जाएंगे तो इतना खर्चा है, हमारे से जाएगा तो इतना, इस तरह से जैसे हम OLX में सामान देखते हैं, तो ऐसी फैसिलिटीज जो है इसमें किसानों को प्रोवाइड की जाएंगी। अब ये कहाँ तक बेनिफिशियल है और कहाँ तक नहीं है, ये आप खुद डिसाइड कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं और क्या बेनिफिट्स हैं, APMC में क्या होता था कि बीच में एक आड़ती होते थे जिसे हम मिडल मैन कहते थे, बिचौलिया कहते थे। मतलब अगर एक किसान 1 किलो आलू 5 रुपए में बेच रहा है, तो किसान के पास तो 5 रुपए गए, लेकिन जो हम पर कंज्यूमर हैं, हमारे पास उसका जो भाव आ रहा है वो 40 रुपए 50 रुपए आ रहा है। इतना कैसे बढ़ रहा है? बिकॉज जो बीच में मिडल मैन्स आ रहे थे उनकी वजह से भाव बढ़ रहा था। तो उन मिडल मैन्स को खत्म करने की ये प्लान से ये बनाया गया है। अब मिडल मैन को कैसे खत्म किया जाएगा? जो आड़तीये हैं, बिचौलिए, और वो जरूरी भी हैं, वो क्या करते थे, किसानों की हेल्प करते थे, हेल्प भी करते थे और अपना कमीशन भी लेते थे। 2-2.5% उनका कमीशन होता था। उसमें क्या होता था कि वो किसान मंडी में अपना अनाज लेकर चला गया, वहां पर उनकी हेल्प करते थे, वहां पर बोलियां लगती थी 20 रुपए 50 रुपए इस तरह से, फिर वो बिकता था, उनकी हेल्प होती थी और उन्हें लाइसेंस मिले होते थे बकायदा। मतलब पूरी सिक्योरिटी होती थी किसान को भी कि ये कहीं नहीं जाएंगे, वो वहीं के लोकल एरियाज के बनाए जाते थे। तो उन्हें खत्म करने की बात की जा रही है। अब इसे एकदम से खत्म तो नहीं किया जा सकता, ग्रेजुअली ये काम होना चाहिए था, धीरे धीरे ये काम हो सकता था। एकदम कोई भी सिस्टम है वो एकदम से कभी भी खत्म नहीं होता, और इस एक्ट में कहीं नहीं लिखा कि APMC को खत्म किया जाएगा। लेकिन अगर मैं एक छोटे से उससे बात करूं, एक छोटा सा पॉइंट अगर मैं आपके सामने लाऊं, जो जियो कंपनी थी, जब ये आई थी मार्केट में, तो हर एक को फ्री सिम बांटे गए, सबको फ्री इंटरनेट प्रोवाइड किया गया। उसमें क्या गेम थी कि सबको अपना कस्टमर बना लिया, सब उसके हैप्चुअल हो गए। धीरे धीरे जो और कंपनीज थी, अगर हम बात करें वोडाफोन, आइडियाज एंड ऑल अदर कंपनीज, वो दबती चली गई और एक टाइम ऐसा आया कि उनका नाम ही खत्म हो गया। तो जियो ने अपने पैर जमा लिए, लेकिन उसमें गलती किसी की भी नहीं है, और वो जो था अपनी काबिलियत के दम पर ऊपर आए, अपने दिमाग के दम पर। तो ऐसे ही अभी जो है हमें प्राइवेट चीजें बहुत अच्छी लगने वाली हैं कि जब देखेंगे किसान, हाँ डायरेक्ट हमारे खेतों से हमारा अनाज जा रहा है, हमें वहां मंडीज में जाने की जरूरत नहीं पड़ रही, बोलियां लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही, हमें FCI में जाने की जरूरत नहीं है। अभी मैं डिटेल में बताऊंगी FCI क्या है और वहां पर कैसे किसान अपने फसलों को बेचते थे। तो जब ये चीजें एकदम से, अब वो क्या हुआ, अब हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हम सिर्फ जियो ही यूज कर पा रहे हैं क्योंकि ऑप्शन नहीं है। अब वो जितना मर्जी बढ़ा ले तो अब भी हम उसे यूज करेंगे, बिकॉज उसके अदर जो और कंपनी थी वो दबती चली गई। सेम APMC को रेगुलेट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए पैसा लगेगा। अभी किसान जो हैं अपनी फसलों को आराम से अच्छे दामों पर बाहर बेचेंगे, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब APMC बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अभी APMC को खत्म नहीं किया जा रहा है, इस एक्ट में कहीं नहीं लिखा, लेकिन जब इसे रेगुलेट करने के लिए लोग वहां जाएंगे ही नहीं, तो वो मेंटेनेंस का खर्चा कैसे निकालेंगे? तो उसे बंद कर देंगे। फिर किसानों के पास ऑप्शन नहीं होगा, उन्हें जितने दाम पर प्राइवेट कंपनीज कहेंगी उन्हें वो फसलें बेचनी पड़ेंगी। तो ये थे इसके डीमेरिट्स और मेरिट्स। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ कि इसमें और क्या क्या फैसिलिटीज हैं, अब जो है कोई भी किसान का बच्चा जो है आगे की खेती नहीं करना चाहता, लेकिन उससे देश का बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है क्योंकि देश हमारा कृषि प्रधान था। तो अगर ये स्कीम एप्लीकेबल होती है ऑनलाइन वाली, तो इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं कि जो अदर जनरेशन है वो क्या करेगी, वो सब पढ़े लिखे हैं, हर कोई चेक कर पाएगा कि किस एरिया में किस चीज की डिमांड कितनी ज्यादा है, तो वो उसके अकॉर्डिंग खेती करेंगे। जैसे अगर किसी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के लिए हमें किसी पर्टिकुलर चीज की डिमांड चाहिए, तो वो उसी की ही खेती करेगा ताकि वो आराम से अपने जो फसल है उसको बहुत अच्छे दामों पर बेच पाए। अभी क्या होता है, एक साल तो सबने प्याज उगा लिए तो प्याज की कीमत गिर गई, अगले साल जब देखा कि पिछले साल प्याज की कीमत गिरी थी तो किसी ने नहीं उगाए। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन भी ढंग से नहीं हो पा रहा, लोगों को नॉलेज ही नहीं है इन चीजों की। तो इनसे ये बहुत सारे बेनिफिट्स होने वाले हैं। और नुकसान मैं आपको बता चुकी हूँ, सिक्योरिटी बिल्कुल खत्म होने वाली है किसानों की, उन्हें कोई भी सिक्योरिटी नहीं मिलने वाली, क्योंकि जो आड़ती थे, बिचौलिए, वो एक तरह से सिक्योर थे, उन्हें गवर्नमेंट के लाइसेंस मिले होते थे, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है।
और अगर इसमें कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है किसी भी दो पार्टीज के बीच में, तो उसे कोर्ट से बिल्कुल अलग रखा गया है। सबसे पहले तो उस डिस्प्यूट को सॉल्व करवाया जाएगा, वो जाएगा उस एरिया के एसडीएम के पास। अगर एसडीएम उसे सॉल्व नहीं कर सकता तो वो जाएगा उस एरिया के कलेक्टर के पास। अगर वो भी उसे सॉल्व नहीं कर सकते तो उसे कोर्ट से बिल्कुल अलग रखा गया, ताकि जो है किसानों का खर्चा बच सके। किस तरह का खर्चा? वकीलों का खर्चा, और जो केस जो है वो लंबा ना चले, उसे टाइमली खत्म किया जाए। तो इसे जो है कोर्ट से अलग रखा गया। तो सबसे बड़ी डीमेरिट्स तो इसकी यही हो गई कि इसे कोर्ट से सिक्योर करना चाहिए था, तभी इसका आगे यूज हो सकता था। अब ये था। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसमें स्टेट टैक्स को जो है बिल्कुल नल कर दिया गया, बिल्कुल खत्म कर दिया कि कोई भी सेस टैक्स इस तरह का नहीं लगेगा। जबकि एपीएमसी में तो टैक्सेस लगते थे जो जाते थे स्टेट गवर्नमेंट के पास, जिसमें आड़तियों का अपना 2.5% कमीशन होता था। तो ऑब्वियस है हर कोई जो है बाहर जाएगा। तो एक बार तो इम्प्रेसिव लग रहा है, लेकिन जब एपीएमसी खत्म हो जाएंगी, ऑप्शंस खत्म हो जाएंगे, फिर वहां पर बहुत बड़ी दिक्कत जो है किसानों को देखने को मिलने वाली है। तो इसी तरह से बात करते हैं कि टैक्सेस को खत्म किया, मतलब स्टेट गवर्नमेंट से जो है होल्ड छीनकर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हाथ में ले रही है। अब मैंने आपको अनुसूचियां पढ़ाई थी, जिसमें मैंने आपको विषय बताए थे। राज्य सूची के अलग होते हैं, संवर्ती सूची के अलग होते हैं, उनके ऊपर कैसे आर्टिकल्स हैं, कौन कौन सी एंट्रीज नंबर हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं डिटेल में उसके ऊपर वीडियो बनाऊं कि क्या ये संवैधानिक तरीके से इसके अगेंस्ट जा सकते हैं, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आज हम सिर्फ इन तीनों के ऊपर बात कर रहे हैं। तो मैंने आपको इसके मेरिट्स भी बताए हैं और डीमेरिट्स भी बताए हैं, क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान होने वाले हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, सेकंड जो हमारा एक्ट है वो है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस। बहुत ही अच्छा और इंप्रेसिव लैंग्वेज है इसकी भी। क्या है? एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन, उन्हें सशक्तिकरण भी दिया जाए और प्रोटेक्शन भी दी जाए। अब किस तरह की प्रोटेक्शन? कि अगर फसल होने से पहले ही उसकी कीमत तय कर दी जाए कि कोई भी बड़ी कंपनीज आएंगी, जैसे कोई भी बिस्किट की कंपनी जिसे आटा चाहिए, या फिर कोई भी ऐसी कंपनी जिसे गेहूं चाहिए, पोटैटो चाहिए, ऑनियन चाहिए, डोमिनोज है उसे कुछ मटेरियल चाहिए, कुछ भी इस तरह की कंपनीज आएंगी और वो क्या करेंगी, पूरे के पूरे गांव को बुक कर लेंगी कि हमें जो है इस क्वालिटी का इतने केजी हम आपसे पोटैटो ले लेंगे और एक एग्रीमेंट साइन हो जाएगा। तो इस तरह की जो स्कीम है वो इसमें दी गई है। अब ये होता पहले भी था, लेकिन अब वो इस एक्ट के तहत आया है। अब इसमें क्या होगा, एक एग्रीमेंट बनेगा। अब इसके जो है सबसे पहले हम एक छोटी सी टर्म को समझेंगे, एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। बहुत बार एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं और इसके बारे में आपको पता भी होना चाहिए एक्चुअल में है क्या। ये क्या था कि जब हमारा लाल बहादुर शास्त्री जी की सरकार थी तो सूखा पड़ा था और हम अपने फूड के लिए अमेरिका पे डिपेंड करते थे। तब किसानों को एक स्कीम दी गई थी एमएसपी कि इतना हम आपके लिए एक डिसाइड कर देते हैं, ये सारी फसलों पे नहीं है, सिर्फ 22 क्रॉप्स पर है, कि इतना तो मिनिमम आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप खेती करो, फसल उगाओ, इतना आपको मिनिमम मिलेगा। इसके अलावा जो उस टाइम की मार्केट कंडीशंस होंगी उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। तो एक तरह से किसान सिक्योर हो गया था। तो ऐसे एमएसपी था। अब एमएसपी डिसाइड कैसे होता है उसके ऊपर भी एक बार सुन लो। मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में बता रही हूँ, इससे इजी लैंग्वेज आपको कहीं नहीं मिलेगी। अब इसमें क्या था, फर्स्ट होता है हमारे पास A2, जिसमें क्या डिसाइड किया गया, एक कमेटी बनाती है। A2 में क्या था कि जितना फार्मर का खर्चा हो रहा है उसके बीजों पे, पेस्टिसाइड्स पे, जितना भी खर्चा है वो सब इंक्लूड था A2 में। इसके अलावा सेकंड बना A2 प्लस FL, जिसमें क्या था, फैमिली लेबर भी इंक्लूड थी, कि उसकी फैमिली ने लेबर भी तो की है, उनका भी खर्चा इसमें ऐड करो। थर्ड आपका बना C2, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें आपने क्या इंक्लूड किया कि जिस जमीन पर किसान ने खेती करी, अगर वो किसी को लैंड पर देता तो उसे उसका भी तो पैसे मिलते, या फिर जिस अमाउंट से उसने खेती करी 4 लाख 5 लाख उससे, तो अगर वो इसको ब्याज पे चढ़ा देता तो उसे ब्याज मिलता, तो वो भी इसमें ऐड करो, तो सबसे ज्यादा अमाउंट C2 का बनता है। आफ्टर दैट इसका 1.5 गुना करो, वो जो है आप किसान को दोगे वो होगा एमएसपी। अब गवर्नमेंट ने क्या कहा कि हम इसको 1.5 गुना करेंगे, लेकिन सवाल क्या था, किसको, इसको या इसको। देन जो एट प्रेजेंट चल रहा है वो इसका 1.5 गुना जो है वो एमएसपी बनाई जाती है। तो ये तो था एमएसपी का कॉन्सेप्ट।
लेकिन हम बात कर रहे हैं कि अब इस एक्ट में क्या कहा गया है कि कोई भी बड़ी कंपनी आएगी, अपना एग्रीमेंट साइन करेगी और किसान जो है उनके एग्रीमेंट को साइन कर सकते हैं। अब एग्रीमेंट में क्या क्या कंडीशंस हैं, अब इसके मेरिट्स क्या हैं। वैसे तो बहुत अच्छी स्कीम है, बहुत ही अच्छी होगी अगर इसे ऑनेस्टली जो है किया जाए। अब फिर गवर्नमेंट ने क्या बोला, हम एमएसपी को खत्म नहीं कर रहे। एमएसपी के बारे में कोई भी इस एक्ट में जिक्र नहीं है। अब क्यों नहीं है, खत्म नहीं कर रहे या कर रहे हैं, तो उसके ऊपर बवाल है। जो किसान है वो चाहते हैं कि एमएसपी खत्म ना हो, और आई डोंट नो कि इसमें होगा या नहीं है। अब इसमें क्या है, एक एग्रीमेंट साइन होगा। अब उस एग्रीमेंट में क्या लिखा गवर्नमेंट ने कि मे उसे जबकि होना चाहिए था कि हाँ वो करेगा। गवर्नमेंट को एक मॉडल साइन कॉन्ट्रैक्ट का जो एक मॉडल तैयार करना चाहिए था, जिसमें जो है किसान सिर्फ और सिर्फ अमाउंट फिल करते, अपना फसल का नाम फिल करते, एरिया फिल करते, इस तरह से एक पूरा गवर्नमेंट का वो साइन होना चाहिए था। बट ऐसा नहीं है, उन्होंने लिखा मे बी, मतलब कर भी सकती है और नहीं भी। तो यहाँ पर आकर जो है किसान सिक्योर नहीं है। अब उन्हें नहीं पता कि कौन से एरिया के वो कौन से पर्सन के साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं। अब इसमें जो है उनकी खेती की जमीन के ऊपर भी बात आई कि उनकी जमीन का जो है वो कब्जा ना हो जाए। तो साफ साफ लिखा गया है कि लैंड के ऊपर अगर कोई भी उसमें क्लॉज ऐड किया जाएगा तो वो नल एंड वॉइड होगा, मतलब उससे वो मान्य नहीं होगा। और अगर कोई भी कंपनी कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर उनकी जमीन पर बना लेती है तो कॉन्ट्रैक्ट होने तक तो वो उनका है, अदरवाइज वो वहां से खत्म हो जाएगा, वो किसान के अंडर आ जाएगा। तो ये कुछ सुविधाएं भी दी गई हैं, कुछ प्रोटेक्शंस जो है किसानों को दिए गए हैं। इसके अलावा एग्रीमेंट होगा दो लोगों के बीच में, एक होगा फार्मर और एक होगा स्पॉन्सर। अगर इन दोनों में कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है फार्मर और उसमें, तो सेम कंडीशंस जो मैंने पीछे बताई थी, कोर्ट को ऐड नहीं किया गया, जो सबसे बड़ा लॉस होने वाला है, जबकि कोर्ट को ऐड किया जाना चाहिए था। बिकॉज एसडीएम और कलेक्टर गवर्नमेंट के अंडर होते हैं, उनपे दबाव बनाकर भी कुछ भी करवा लेते हैं, लेकिन कोर्ट जो है वो सबके फेवर में थी, तो कोर्ट को ऐड किया जाना चाहिए था। लेकिन ये केसेस लंबे ना खींचे, शायद इस मंशा से कोर्ट को ऐड नहीं किया गया, तो जहां पर किसानों को लॉस हो सकता है इन फ्यूचर। इसके अलावा इसमें फैसिलिटीज मैं आपको बता चुकी हूँ कि किसान सिक्योर है। अब एमएसपी को खत्म भी नहीं कर रहे। अब इसमें क्या था, जो हमारी पिछली गवर्नमेंट थी उन्होंने फूड एंड सिक्योरिटी एक्ट पास किया था। अब एफसीआई है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो हमारी सिर्फ दो फसलों पर जो है किसान को एमएसपी तो मिल गया, एक था गेहूं और एक था चावल। इन दो फसलों पे गवर्नमेंट क्या करती है, इस एक्ट के तहत गवर्नमेंट को जो है 80 करोड़ लोगों को राशन प्रोवाइड करना होता है। जो आपने राशन के डिपो सुने होंगे, जिसमें आपको 3 रुपीज केजी राइस, 2 रुपीज केजी गेहूं इस तरह से मिलता है बीपीएल परिवारों को। तो उसके लिए किसान को चाहिए था। अब किसान ने जो है गवर्नमेंट ने एक और सिक्योरिटी दी हुई थी किसानों को कि अगर वो उनका जो है वो वहां पर नहीं बिक रहा या फिर वो नहीं जाना चाहते मंडी में, तो हमारे पास आओ और हमें जो है एमएसपी पर हम सरकार उनका जो है वो अनाज खरीद लेती थी, कोई भी हो सकता था। अब एफसीआई में भी क्या है, करप्शन तो हर चीज में है। क्या होता था, कोई भी किसान भाई अपना सामान लेकर अपने जो लोड करके ट्रक वहां पर चले गए, एफसीआई वाले क्या करते थे, आज हमारे पास जगह नहीं है, आज हमारा स्टोर फुल है, आप कल आना। अब अगर वो ट्रक रेंट पर लेके गया तो वो क्या सोचेगा, मैं इसका रेंट पे करूंगा, 3 दिन तक मैं कहाँ पर स्टोरेज करूंगा, इस तरह से। तो क्या करते थे, वो उसी सेम ट्रक भरे हुए को किसी को भी सस्ते दाम में बेच देते थे। मान लो 1600 था, वो 1400 का बेचकर आ गए। अब वो 1400 का वो जो ट्रक है वो सेम एफसीआई में जाएगा। इस तरह से बीच में जो है करप्शन बहुत ज्यादा हो गई थी। तो उनको खत्म करने के लिए ही शायद ये वन नेशन वन वो बनाया। जैसे मोबाइल नंबर था पहले अलग अलग होते थे, लेकिन अब सबके लिए एक कर दिया, कोई एसटीडी कोड कोई कुछ नहीं है, सेम वो चाहते थे कि वन नेशन हो जाए। तो कुछ इसके बेनिफिट्स भी हैं और कुछ डिमेरिट्स भी हैं। सिक्योरिटी बिल्कुल खत्म ना हो, इसलिए कुछ कदम उठाए जाने चाहिए थे उनके लिए। तो एमएसपी को भी कोई कॉन्सेप्ट इसमें डिटेल में नहीं बताया गया है कि क्या उसे खत्म किया जाएगा नहीं किया जाएगा, लेकिन एक टाइम आने पर शायद ये एमएसपी खत्म कर दे। बिकॉज इकोनॉमिक पे बर्डन है, ये आप सुन सकते हो। जो पिछले, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये पिछली जो स्पीचेस गई हैं तो आप उनमें सुन सकते हो। उन्होंने क्या कहा कि एमएसपी से जो गवर्नमेंट जो है इतना राशन खरीदती है वो सड़ता है, उसके लिए जगह नहीं है
और वो इकोनॉमी पर बर्डन है। तो प्राइवेट करके वो क्या चाहते हैं कि हम एमएसपी को, मतलब हम गवर्नमेंट जो है वो लेना बंद कर दे। अब गवर्नमेंट को नीड क्या थी, मिड डे मील के लिए भी नीड थी और राशन के डिपो के लिए भी नीड थी। तो फिर भी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा जो है अमाउंट हरियाणा और पंजाब से बहुत सारा अमाउंट जो है एफसीआई में जाता था, तो वो चीज खत्म होगी। अब थर्ड एक्ट क्या है, द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। अब ये बहुत ही अमेजिंग और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से सुनना। 1955 के बाद क्या किया था, भंडारण पर रोक लगा दी थी। अगर आप सिंपल लैंग्वेज में समझो तो जमाखोरी पर रोक लगाई गई थी कि जमाखोरी नहीं कर सकते, जिससे जो है एसेंशियल चीजें बहुत ज्यादा महंगी हो रही थी, उस पर छापे पड़ते थे, इस तरह से एक कानून था। लेकिन इसमें क्या कहा, करो जमाखोरी, उसे मतलब खोल दिया कि आराम से आप जो है उसकी कर सकते हो, लेकिन एक लिस्ट बनाएंगे। जैसे जैसे जो चीज असेंशियल होगी, जैसे मान लो किसी भी चीज का प्राइस लास्ट ईयर से 100% राइज हो गया, बढ़ गया, या फिर 50% बढ़ गया, तो वो असेंशियल चीजों में आ जाएगी, उसकी आप जो है जमाखोरी नहीं कर सकते। ये इस एक्ट में साफ साफ लिखा है। या फिर अगर युद्ध की कंडीशन है, आपदा की कंडीशन है, कोई नेचुरल कुछ इस तरह से हो जाता है, तब भी आप जो है एसेंशियल चीजों की जमाखोरी नहीं कर पाओगे, ये साफ लिखा है उस एक्ट में। मतलब वैसे कर सकते हैं, भंडारण कर सकते हैं। अब ये छूट सबको दी गई है, किसानों को भी ये छूट दी गई है, अगर उसने आलू उगाया और वो अभी नहीं बेचना चाहता, वो उसको स्टोर कर ले और वो थोड़े टाइम बाद बेचे। लेकिन जिनके पास वो स्टोर्स नहीं है स्टोर करने के लिए, आम जनता के पास वो नहीं होते, किसानों के पास वो नहीं होते, वो होते हैं बड़े बड़े पूंजीवादियों के पास, जिनके पास सारे के सारे फैसिलिटीज है उनको स्टोर करने की। अब वो सबके पास तो नहीं है, तो वो इंसान कहाँ जाएगा। तो बात यहाँ पर उठ रही है, किसान तो उसे बेचेगा ही बेचेगा। मान लो किसी के पास एक ट्रैक्टर प्याज का है, ठीक है, अब वो उसे कह रहे हैं कि तू उनसे जमा कर ले, वो जमा करेगा तो वो आधा खराब हो जाएगा। अगर वो उसे खुद भी बेच सकता है, अब ये फैसिलिटी दी है कि वो खुद बेच सकता है, लेकिन वो कितना टाइम लगाकर उसे बेचेगा, ठीक है। अब इतना टाइम लगा के वो खेती करेगा या उसे बेचेगा, तो वो क्या करेगा, हार कर वो 20 रुपए वाले 10 रुपए में किसी आड़ती को बेचेगा और वो उसे स्टोर करेगा अपने गोडाउन में। स्टोर करने के बाद वो क्या करेगा, उसे साल बाद निकालेगा और उसे 100 रुपए किलो में बेचेगा। तो ये चीज थी इस भंडारण में, जमाखोरी में। तो उन्होंने बोला अब असेंशियल चीजों की कर सकते, असेंशियल चीजों की नहीं कर सकते। इसमें भी दो केसेस अपवाद के हैं। वो क्या है कि अगर किसी ने ऑर्डर लिया हुआ है किसी चीज का कि हाँ हम 100 किलो ये चीज रेडी करके देंगे, मान लो दही किसी का ऑर्डर आया हुआ है, तो और उस टाइम पे वो जो आइटम है वो असेंशियल चल रही है, लेकिन ऑर्डर आया हुआ है, तो वो उसकी भी जमाखोरी कर सकता है। तो ये था आपका थर्ड एक्ट। अब ये मैंने आपको तीनों डिटेल में बताया। अब आप खुद अपने व्यूज बता सकते हो कि क्या इसमें फायदे के हैं, क्या नुकसान के हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो हाँ, आने वाली जो जनरेशन है उसको खेती की ओर मोड़ने के लिए ये चीजें बहुत जरूरी हैं, बदलाव जरूरी है। लेकिन बहुत सारी चीजें जो लॉस की हैं, जिसमें सिक्योरिटी को खत्म किया जा रहा है, गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को हटाकर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट आ रही है, तो उन चीजों को ध्यान में देना चाहिए। बात पॉलिटिक्स की है नहीं है, किसानों के फेवर की है नहीं है। एक्चुअल में ये एक्ट्स में ये लिखा है जो मैंने आपको बताया है, उसके बाद आप अपने व्यूज बना सकते हो। रियलिटी क्या है ये आपको पता है। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना। साथ ही अगर आप चाहते हो कि मैं इसे संवैधानिक उसमें भी आपको बताऊं कि क्या वो क्लेम कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। खुश रहो, हेल्दी रहो, अपना अपना ध्यान रखो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।